नमस्कार, मैं हूं सुधीर दीक्षित और आप देख रहे हैं न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। पिछले कुछ दिनों से मध्य प्रदेश में विधानसभा का बजट सत्र जारी है। गहमा गहमी के बीच सियासत भी गर्मा गई है। कई ऐसे मौके आए जब विधानसभा में अलग ही तरह का दृश्य देखने को मिला। हमारे साथ मौजूद है, इसी का हिस्सा रहे संसदीय कार्य मंत्री और मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद आपका। पिछले दिनों विधानसभा में जो हुआ, उम्मीद थी सरकार को कि ऐसा कुछ होगा? ये जब भी कोई सस्ती लोकप्रियता के लिए सदन का उपयोग करेगा तो स्वाभाविक रूप से दिशा बदलती है, ट्रैक चेंज जब वो करता है। कमोबेश ऐसी स्थिति बनी वहां पर। जब भी कोई व्यक्ति अपनी बात को प्रमाणित करने के लिए झूठ का सहारा लेगा तो मेरी मान्यता है कि ऐसी स्थिति बनती है। ऐसा पहली बार नहीं है, पहले भी कई बार ऐसा हुआ। जब भी कोई व्यक्ति निरंतर एक ही गलती को दोहराएगा तो स्वाभाविक रूप से भ्रम पैदा होता है, उत्तेजना पैदा होती है। यही कमोबेश स्थिति थी। इसके कारण से ये स्थिति बनी। कोई व्यक्ति अगर कहेगा कि छिपकली आ गई, बंदर आ गए, चिड़िया आ गई, परेवा आ गए, तो अपने को सिर्फ अरे ऐसा पहली बार नहीं किया उन्होंने, लगातार करते रहे, जो अच्छा नहीं था। और बाद में इसका परिणाम सामने आया। आसंदी ने उनका जवाब भी पढ़ के सुनाया, सोशल मीडिया पे है, कोई भी देख सकता है और पढ़ सकता है। आसंदी ने जो उन्होंने कहा वो भी पढ़ के सुनाया। अब उसके कारण से स्थिति निर्मित हुई। आपने भी बात की कि झूठ कुछ था, तो क्या ऐसा कुछ लगता है कि कांग्रेस का जो मकसद है सिर्फ हंगामा खड़ा करना या फिर सदन की कार्रवाई को बाधित करने का कोई मकसद था? मुझे ये तो नहीं लगता, पर एक बात जरूर दृष्टिगोचर होती है लंबे समय से कि ये जनहित के मुद्दे क्यों नहीं उठाते। कभी किताब कौन सी प्रिंट हो गई, कभी कोई रंग ऊपर हो गया, नीचे हो गया, कभी छुपकली आ गई, कभी कप प्लेट आ गई तो ऐसे ऐसे हाथ नचाने लगते हैं, कभी हल लेके कंधे पे आ जाते हैं, कभी प्याज का बोरा रख के आ जाते हैं। ये क्या है? मतलब जहां बुद्धिबल का उपयोग है वहां बाहुबल का उपयोग कर रहे हो आप। वहां अपना कौशल दिखाइए ना। ये फ्लोर हमको चर्चा को मिला है, तर्कों के आधार पर रखिए। आप तर्क क्यों नहीं कर रहे? आप डिबेट से क्यों भागते हैं सब लोग? हंगामा मकसद नहीं होना चाहिए, जन समस्या मकसद होना चाहिए। और आप देख लीजिए, इनने जब जब सदन बाधित किया, रिकॉर्ड निकलवा लें। आप तो मीडिया जगत से हैं, ना इस पक्ष के हैं ना उस पक्ष के हैं, आप निष्पक्ष हैं। और निष्पक्ष हैं तो डिटेल निकलवा लें। इनने हंगामे जब जब हुए, एक भी जनहित का मुद्दा नहीं था, एक भी जनहित का मुद्दा नहीं। अब ऐसे राजनीति कांग्रेस कर रही है, मेरे को समझ में नहीं आता इसका उद्देश्य क्या है इनका। मुझे जो समझ में आया व्यक्तिगत रूप से, यह है इनका आंतरिक कलह। ये जो आंतरिक कलह के लिए फ्लोर का उपयोग करते हैं। कोई कार्यकारी अध्यक्ष है, कोई प्रदेश अध्यक्ष है कि नहीं है, कोई को नेता प्रतिपक्ष में विश्वास है, किसी को नहीं है कि नहीं है, ये वो जाने। लेकिन मैं लीड ले लूं, इसके लिए फ्लोर का उपयोग होगा, मैं इसको अच्छा नहीं मानता। लेकिन वो तो आरोप लगाते हैं, जीतू पटवारी का आरोप है कि आपके और मुख्यमंत्री जी के बीच कुछ मतभेद है, इस वजह से उनको निलंबित किया गया। भाई, हम तो चौड़े में कह रहे हैं कि शिवराज सिंह जी हमारे नेता हैं, हम कब मना कर रहे हैं? तो मतभेद कहां से हो गए? भाई, ये तो कमलनाथ जी का है ना, तो जीतू पटवारी कार्यकारी अध्यक्ष है। और कमलनाथ जी ने सूची जारी की, उसमें वो कार्यकारी अध्यक्ष नहीं है। वो कह रहा है कि मैं हूं। अब ये मतभेद आप दोनों कह रहे हो, हम और शिवराज जी तो नहीं कह रहे ऐसा। ये जीतू पटवारी कह रहा है हमारे बारे में, और उनके बारे में वो दोनों कह रहे हैं। अंतर आप देखिए ना दोनों बातों का। तो इससे आप पशुओं का मामला किया भाई, ये अपने आप को स्वयंभू मुख्यमंत्री कह रहे हैं। अब तो पोस्टर लगने लगेगा फलानी जगह के भावी विधायक। ये कह रहे हैं भावी मंत्री हैं, फलाने वित्त मंत्री होंगे, फलाने ऊर्जा मंत्री होंगे। ये उनकी पार्टी के अंदर का मामला है भाई। तो ये जो भावी विधायक और भावी मुख्यमंत्री के पोस्टर लग रहे हैं, और उनका एक नेता जो कांग्रेस का पूर्व अध्यक्ष रहा है, केंद्रीय मंत्री रहा है, वो कह रहा है कि
केंद्र तय करेगा, कोई भावी मुख्यमंत्री नहीं है। उनके पूर्व नेता प्रतिपक्ष रहे, वो कह रहे हैं कोई भावी मुख्यमंत्री नहीं है, केंद्र तय करता है, संसदीय बोर्ड तय करता है। ये कह रहे हैं कि हम भावी मुख्यमंत्री हैं, हम भावी विधायक हैं। अब ये मतभेद हम नहीं कह रहे हैं भाई, ये वो कह रहे हैं। ये अंतर है दोनों के कहने में ना, हमारे बारे में वो कह रहे हैं, वो उनके बारे में खुद कह रहे हैं। इस बार संसदीय कार्य मंत्री के तौर पर डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का एक अलग चेहरा सदन ने देखा। आप विपक्ष पे काफी आक्रामक नजर आए, क्या वजह है ऐसी? नहीं, मैं फिर उस बात को दोहराता हूं कि एक बात झूठ बार बार बोलना, लगातार बोलना, शस्त्रीय लोकप्रियता के लिए बोलना, इसके लिए बात को जोर से कहना पड़ती है। इसको आप आक्रामक या नाराजगी नहीं कह सकते हैं। वो बात को वहाँ पर कहने का एक ढंग भी है फ्लोर पर, कि हमको हमारी बात सब सदस्यों तक पहुँचाना पड़ती है शोरगुल में, हल्ले के माहौल में, तो आवाज़ में जोर कापन आता है, तीखापन आता है। पहले से मतलब ऐसा कुछ नहीं था, या कुछ ऐसा लगता है कि नरोत्तम मिश्रा जी ने किताब फेंकी, हालांकि आपने उस पर खेद भी जताया गया, तो उसको आपके गुस्से के तौर पर देखा गया। देख सकते हैं वो लोग जिन्होंने वो दृश्य नहीं देखा, पर वास्तविकता तो यही है ना कि कोई, माननीय गोविंद सिंह जी मेरे मित्र हैं, बड़े भाई हैं, उन पर किताब फेंकने का तो सवाल ही नहीं पैदा। एक बीच में, उसी बीच में एक प्यून आ गया था और मैं उसको हटाने की कोशिश कर रहा था, मैं जोर से बोल भी रहा था उसको हटाने के लिए, और उसी बीच में किताब गई उधर को। किसी को लगी भी नहीं वो किताब, किसी पे गिरी भी नहीं वो किताब। इसलिए ऐसा कहना ठीक नहीं है गोविंद सिंह जी का, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ। जीतू पटवारी पर निलंबन की कार्रवाई हुई है। आरोप लगाया जा रहा है कि विधानसभा अध्यक्ष सरकार के दबाव में है। ऐसा कभी होता है स्पीकर दबाव में रहे? देखिए पंडित जी, जब व्यक्ति सत्य से साक्षात्कार नहीं करता है, जब वो मुख मोड़ता है सत्य से, तब भ्रम की स्थितियां पैदा होती हैं। जीतू पटवारी जी ने कहा कि मैं इसको टेबल कर सकता हूं। मैंने कहा करना चाहिए, संसदीय कार्य मंत्री के नाते सरकार की तरफ से मैंने कहा करो टेबल। टेबल किया गया। टेबल किए जाने के बाद में अध्यक्ष ने मध्य मार्ग निकाला कि आप खेद व्यक्त कर दो, चूंकि आप जो बोले हो लिख के दिया है, दोनों में अंतर है। उन्होंने नहीं दिया। उसके बाद मैंने प्रस्ताव किया, अपना नाम लेके किया और पद का नाम लिया मैंने, कि मैं प्रस्ताव करता हूं कि इनको बजट सत्र के लिए निलंबित किया जाए। उसके बाद अध्यक्ष ने हाउस को कहा, बहुमत के आधार पर उनका निलंबन हुआ। इसमें अध्यक्ष की भूमिका आंशिक है, मेन भूमिका मेरी है। अविश्वास लाते तो मेरे खिलाफ लाते, यही इनकी गुटबाजी है। तो स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव जब ला रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं, ये अच्छा नहीं है। देखिए, लगातार विपक्ष कहीं ना कहीं से खरोंच मार रहा है उस स्थान पर जिससे उसको ताकत मिलती है। ये सदन विपक्ष का हथियार है, सबसे शक्तिशाली, जहां वो प्रश्न लगाते हैं। इस हंगामे में हमारे विपक्ष के विधायकों के प्रश्न जो आते हैं चर्चा में, उन पर चर्चा नहीं हो जाती। विपक्ष की ताकत तो सदन में ही पता चलती है। सदन में पता चलती है, और वही हंगामे की भेंट चढ़ जाता है। उनका ध्यानाकर्षण लगता है। विपक्ष का मूल हथियार है ध्यानाकर्षण। आरोप विपक्ष लगाता है कि सरकार ही नहीं चाहती कि अरे भाई, हंगामा हम कर रहे हैं क्या? हम छिपकली लाए कहीं से? हम बंदर को लेके आए क्या? उत्तेजना की बातें कर कौन रहा है? हम कर रहे हैं क्या? कर रहे हो तो बताओ। उत्तेजना फैली किसके का बोलने से? हमारे बोलने से। अगर फैली है तो बताओ ना। हमारे से तो छोटी भी फैली तो हम खेद व्यक्त करते हैं, हाथ जोड़ लेते हैं, माफी मांगते हैं। आपके अंदर ये पेशेंस क्यों नहीं है? सुनने की आदत तो दोनों को, अगर कहने की आदत है तो सुनने की आदत भी डालनी चाहिए। ये थे संसदीय कार्य मंत्री की भूमिका वाले सवाल। अब डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के गृह मंत्री के तौर पर सवाल है। कांग्रेस या विपक्ष लगातार टारगेट करता है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक नहीं है। पुलिस कमिश्नर सिस्टम भी हमने लागू किया है, उसको वो नाकाम। ये कांग्रेस जो कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक नहीं बताती, जब इनकी सरकार 10 साल थी तो मध्य प्रदेश के अंदर, मैं ग्वालियर चंबल से लेके आपको यहाँ तक लाता हूँ, जगजीवन परिहार का गैंग मुरैना में था, निर्भय गुर्जर का गैंग भिंड में था, शिवपुरी, ग्वालियर, अशोकनगर,
राम बाबू दयाराम गड़रिया था, दतिया हजरत और हन्नी का गैंग था। जेल से भाग गए थे गड़रिया के लोग, जेल से, डाकू जेल से भाग गए थे। मैं उस समय विधायक था, मैंने ये विषय उठाया था कि भाग सकते हैं, क्योंकि वो डबरा जेल में थे और वो भागे। वहाँ से आगे आते थे तो यहाँ तक विंध्य में ददुआ और ठोकिया के गैंग थे। आगे चले जाएं तो परिवहन मंत्री के घर में घुस के बालाघाट में नक्सलियों ने हत्या कर दी थी। हम भोपाल और इंदौर की तरफ चले जाएं मालवा अंचल में तो नक्सलियों का सिमी का नेटवर्क था। झरनिया के जंगलों के अंदर कुएं से भरे हुए हथियार मिले थे, ऐसा सिमी का नेटवर्क था। क्या आज एक भी डाकू है? मोरेना से लेके मुख्यमंत्री जी हमेशा इस पर बयान देते हैं, बताते हैं कि डकैतों के है क्या? आप बताओ, आप बताओ ना, आप निष्पक्ष हो, आप बताओ है एक भी चिन्हित गैंग? क्या एक भी इनामी गैंग है? नहीं। और अगर कोई पैदा होने की कोशिश भी करता है तो खरेरी घाट पे नीम के झोरों में दब के आ जाता है। नक्सलाइट आपने देखे, 1 करोड़ 4 लाख या 10 लाख के नक्सली हमने या तो मार दिए या जेल के सीखों के पीछे पहुंचा दिए। सिमी का नेटवर्क ध्वस्त हो गया हमारे मालवा में। पीएफआई जैसे संगठन प्रतिबंधित हो गए। ये मध्य प्रदेश में आप छुटपुट घटना को अगर लॉ एंड ऑर्डर से जोड़ोगे, देखिए संगठित अपराध समाप्त किया। आज मध्य प्रदेश में माफिया लगभग समाप्त हो गया, लगभग। माफिया रहने नहीं दिया हमने। 22,000 एकड़ भूमि छुड़ाई है 18,000 करोड़ की, माफियाओं से ही छुड़ाई है। और अब वो सारी की सारी भूमि उन गरीबों को दी जा रही है आवास बनाने के लिए। ये होता है रचनात्मक कार्य और ये होती है सोच जो शिवराज सिंह जी ने दिखाई है। एक सवाल और है इसमें कि एनआईए कार्रवाई करती है मध्य प्रदेश में, किसी चीज़ को लेकर आतंकी पकड़ा जाते, कुछ आते, तो एनआईए कार्रवाई कर जाती है और हमारी पुलिस को बाद में पता चलता है। नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा कैसे होता था? ऐसा क्यों आरोप लगता है? नहीं, ऐसा नहीं। हमको अभी जो उन्होंने इन्फॉर्मेशन भी दी, हमने इंदौर में पकड़ा ना। एनआईए भी बातचीत करके ही होती है कार्रवाई, मिलजुल के होती है, कई मतभेद नहीं है हमारे और उनमें। पुलिस की बात करते हैं, आर्थिक स्थिति को लेकर भी कई बार सवाल उठते हैं। पुलिस की अर्थव्यवस्था की हम बात करें कि पुलिस के पास कई बार होता है कि थाने में कागज़ खरीदने के पैसे नहीं होते। अभी हाल ही में कुछ ऐसा है कि पेट्रोल डीजल के लिए उनके पास फंड नहीं था पुलिस विभाग को, तो उनका वेलफेयर जो फंड होता वहाँ से इस्तेमाल किया गया। क्या पुलिस की वेलफेयर भी फंड ही है और वो फंड भी इस्तेमाल ही होता है, पर ऐसा कई बार किसी एक पॉइंट पे आप कह सकते हो। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा विभाग है ये जी, और ऐसा विभाग है जिसका ऑफिस कभी बंद नहीं होता। एकमात्र यही विभाग ऐसा है। ये रात में भी चलता है, ये दिन में भी चलता है और इस विभाग से बाकी के सारे विभागों को सहयोग मिलता है। ट्रैक्टर ट्रॉली ज़्यादा आ गई तो कृषि विभाग को सहयोग करता है। धर्मस्व विभाग में भागवत कथा में लोग ज़्यादा आ गए तो सहयोग करता है। भंडारे में ज़्यादा आ जाए तो करता है। कोरोना आ जाए तो ऑक्सीजन के लिए अस्पतालों को सहयोग करता है। ये विभाग हर जगह सहयोग करता है। ये लॉकडाउन में भी मुस्तैदी से खड़ा रहता है। ये विभाग वो विभाग है जो लॉकडाउन को भी सफल कराने में रहता है। इसलिए इस विभाग में कहीं कहीं कोई छोटी छोटी आंशिक चीज़ आती है जो ठीक कर ली जाती है। एक सवाल बुलडोजर का है। बुलडोजर का जब जब नाम आता है आपका भी नाम साथ में आता है। अपराधियों पर सख्ती और अदालत में कार्रवाई के पहले ही घरों पर बुलडोजर चलाना कितना जायज़ है, कितना उचित है? देखिए, अतिक्रमण कोई भी करे, कानून अपना काम करता है, बुलडोजर अपना काम करता है। बुलडोजर रचनात्मक भी है, विध्वंसक भी है। आपके स्वागत में भी उपयोग हुआ था, रचनात्मक है, नहीं क्रिएटिविटी नहीं, मेरे स्वागत के लिए रचनात्मक नहीं कह सकते, पर पुल पुलिया बनाने में बुलडोजर का उपयोग होता है ना। आज पुलिया बनना है, पुल बनना है, बड़े से बड़ा तो बुलडोजर, वो तो रचनात्मकता तो है ही। दोनों चीजें हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उस पर कार्रवाई होती है। पुलिस अपना काम करती है, कानून अपना काम करता है, करते सब कानून के दायरे में। संसदीय कार्य मंत्री, गृह मंत्री और अब एक राजनेता, राजनीति की बात कर रहे हैं। कांग्रेस दावा कर रही है कि 2023 में वो सरकार बनाएंगी। नारा भी दिया, नया साल नई सरकार। जो बनी बनाई नहीं चला पाए वो चलाएंगे, बनाएंगे कैसे? आप बताओ। उसका आरोप भी वो आप पर मढ़ते हैं बीजेपी। अच्छा, हमारी पार्टी टूटी थी क्या? हम पे क्यों मढ़ रहे हैं? पार्टी उनकी टूटी थी, अपना घर संभाल नहीं पाए, हम पे आरोप मढ़ रहे हो। ये अचंभे की बात नहीं लगती आपको? खुद के बचाव के लिए हमको गुनहगार साबित कर रहे हो। आपको अपने नेताओं पर आपके विधायक छोड़ के गए। अच्छा, ऐसा नहीं है कि किसी एक व्यक्ति पे भी वो आरोप लगा दे। किसी व्यक्ति के साथ में लोग चले गए, ऐसा नहीं है।
लगातार टूटने का क्रम जारी रहा, जी। लगातार टूटने का क्रम। और वो क्रम अभी तक आया है राष्ट्रपति चुनाव तक, जो क्रॉस वोटिंग हुई 19 लोगों की, यहां तक आया है। ऐसा प्रदेश अध्यक्ष आपको नहीं मिला होगा जिसके नेतृत्व में 42 विधायकों ने बगावत कर दी। अलग अलग समय पे 42 से अधिक विधायकों ने बगावत कर दी, और उसके बाद भी वो हम पे आरोप लगा के अपने आप को ढांक लेता है, और उनकी पार्टी उनको ढांकती है, वो जाने, उनका काम जाने। अपने आप वो टूट रही है, कोई तोड़ नहीं रहा। कांग्रेस का ग्रॉस रूट पे कार्यकर्ता समाप्त हो। पिछले 20 साल से वो बात तो कांग्रेस मानती है कि हमारा संगठन उतना मजबूत नहीं है जितना बीजेपी का। नहीं, नीचे ग्रॉस रूट पे ये तो टीवी ट्विटर वाले लोग बचे हैं, उसमें टीवी ट्विटर पेपर वाले लोग बचे हैं। कांग्रेस यहीं तक है। वो आप गांव में पंचायत में जाके तो देखो कांग्रेस है क्या। ये अभी भी कोशिश नहीं करी इनने, 3.5 साल विपक्ष में थे, आज तक इनका प्रदेश अध्यक्ष, इनके नेता प्रतिपक्ष, इनके बाकी के लोगों ने पूरी विधानसभाओं का 3.5 साल में प्रवास नहीं कर पाया। फिर बाद में कहते हैं कि ईवीएम खराब है। एक विज्ञापन की लाइन है, डर के आगे जीत है। कांग्रेस जीत जाती है तो कांग्रेस के लिए कई बार कुछ लोग उस टैगलाइन को बदल देते हैं, जीत के आगे डर है। डर किस बात का होता है? लोगों के टूटने का। नहीं, टूटती तो वो उसकी पार्टी के अंदर कोई नीति से नहीं जुड़ा, किसी की नीयत ठीक नहीं है, इनके कोई सिद्धांत नहीं है। ये चुनावी मैनिफेस्टो बनाते हैं, उसका पालन नहीं करते। जब नेतृत्व पर विश्वास नहीं है, इनकी भावनाओं, अच्छा आप देखो, भावनाओं की याद आई तो मुझे याद आया, आपने कभी सेना का समर्थन करते हुए कांग्रेस देखी देश में? आपने कभी वैक्सीन का समर्थन करते हुए कांग्रेस को देखा? माने जो राष्ट्रीय स्वाभिमान के जितने विषय हैं, जो राष्ट्रीय सम्मान के जितने विषय हैं, इनने कभी समर्थन किया 370 हटने का? बोले हम आएंगे तो वापस ले आएंगे। आज बहन भाई दोनों गोले खेल रहे हैं, स्कूटी कश्मीर में कर रहे हैं, 370 और आतंकवाद समाप्त करने के कारण कर रहे हैं। कांग्रेस की सरकार में कभी नहीं जा पाए स्कूटी चलाने के लिए, स्केटिंग करने के लिए वहाँ पर बर्फ पे। ये अमित शाह जी को धन्यवाद दें, मोदी जी को धन्यवाद दें, वो तो दिया नहीं, और आलोचना कर दी कि हमारी सरकार आएगी तो हम ऐसा करेंगे। ये जो एक परिवार के महिमा मंडन की राजनीति है, ये जो तुष्टीकरण की राजनीति है, इससे कारण से कांग्रेस से लगभग अब जनता का मोह भंग हो गया है। ये 1 दर्जन विधानसभा चुनावों के परिणामों के बाद बता रहा हूं मैं आपको। ग्वालियर चंबल की बात करते हैं, कांग्रेस बहुत कॉन्फिडेंट है, विंध्य को लेकर कॉन्फिडेंट है। ग्वालियर चंबल में 3 बड़े चेहरे हैं, नरेंद्र सिंह तोमर जी, सिंधिया जी और आप। कैसे कोई बड़ा चेहरा मजबूत करेंगे? मैं कोई बड़ा नहीं, राजनीति में बड़ा चेहरा है, नहीं, मीडिया मानता है, लोग मानते हैं। नहीं, आपका आभार, मीडिया का आभार, पर मैं बड़ा चेहरा नहीं हूं। पर ये तय मानिए, ग्वालियर चंबल में बहुत शानदार भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, बहुत शानदार। और ना मानी सिंधिया जी में, नरेंद्र सिंह जी में कोई मतभेद है। आप जल्दी देखोगे कि साथ साथ प्रवास कर रहे हैं हम लोग, बहुत जल्दी देखोगे। तिकड़ी चमत्कार दिखाएगी। नहीं, मैं तिकड़ी नहीं, दुकड़ी कहो आप उसे, मैं कहीं नहीं हूँ पिक्चर में। लेकिन बताया कि ग्रास रूट लेवल पर जो निचले स्तर पर कार्यकर्ताओं में आपस में कुछ न कुछ नाराजगी है। होगा तो दूर करेंगे, ठीक करेंगे। हमारा परिवार है, अपने परिवार को हम ठीक करेंगे, सजदा करेंगे उनको। चुनावी साल है, कितना अलग आप देखते, कितनी नई चुनौती आप देख रहे हैं? बहुत लंबे समय से सत्ता में है। चुनौती तो राजनीति में हमेशा रहती है, नवाचार करने का हमेशा रहता है, और संभावनाएं भी अनेक बनी रहती है। और इसलिए जब कार्यकर्ता पार्टी का रीढ़ हमारी मजबूत है, और ये देव दुर्लभ कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी का, बहुत समर्पित कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी का, इसलिए उनकी ताकत जो हमको दिखाई देती है, उनका मन दिखाई देता है। कांग्रेस बहुत बोनी दिखाई देती है हमको। ये बिकते नहीं है पोलिंग के टाइम पे, इनके पास पोलिंग एजेंट नहीं मिलते। मैं आपको अतिशयोक्ति या अहंकार लगता होगा आपको हमारी इस बात का, इसलिए मैंने कहा कि ईवीएम खराब लगेगी। फिर इनको काम ही नहीं किया ना। जब सरकार आई यहाँ पे मध्य प्रदेश में 15 महीने की, अभी वोट तब भी हमको ज़्यादा आए थे, ये ध्यान रहे इस बात का। बहुमत किसी को नहीं मिला था, ये 2 बातें ध्यान रखना। लेकिन इनने तब भी सिर्फ जो दलाल थे उनके काम किए, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के काम नहीं किए। वल्लभ भवन दलाली का अड्डा था। मध्य प्रदेश में अराजकता का माहौल हो गया था। ऊपर 5वें माले पे सीएम बैठा था, नीचे तालाब में 9 बच्चे डूब के मर गए, देखने नहीं गए थे। सतना के अंदर बच्चों को के चीखते रहे हम विधानसभा में, और उनकी बॉडी आई थी वापस उन बच्चों की। ये पीड़ादायक प्रसंग एक नहीं अनेक थे।
बाढ़ आ गई तो चीफ मिनिस्टर जी गए नहीं थे। हमारा मुख्यमंत्री ओला पड़ जाए, पाला पड़ जाए, बाढ़ आ जाए, सूखा पड़ जाए, कोई भी घटना हो जाए, दुर्घटना, आप कल्पना करो ना, अभी रीवा की बस एक्सीडेंट में रात को 2 बजे पहुंचे। आपने कभी सुना कमलनाथ जी का ऐसा? कभी सुना हो नेता प्रतिपक्ष जी का ऐसा, प्रदेश अध्यक्ष जी का ऐसा कांग्रेस में? उसके बाद फिर कहते हैं ईवीएम खराब हो गई। देखो, ये हम जिस मार्ग पे हैं वो सार्वजनिक मार्ग है, और सार्वजनिक जीवन में हमको सेवा करनी ही चाहिए। हम जन भावनाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं और जन भावनाओं का हमको सम्मान करना ही चाहिए, सर झुका के करना चाहिए, और वो हमारे मुखिया करते हैं, प्रधानमंत्री जी करते हैं, मुख्यमंत्री जी करते हैं। चुनावी साल आता है, आपने नवाचार की बात कही, लाडली बहना योजना स्कीम लॉन्च की है मुख्यमंत्री जी ने, कितनी कारगर सिद्ध होगी? गेम चेंजर साबित हो सकती है? हो सकती है क्या? हो ही गई, अब कुछ बचा नहीं। हम गांव में अभी विकास यात्रा लेके आए, हर गांव गया हूं मैं, जो बचे हैं जाने वाला हूं 9, 10, 11 में। आप जब बोलते हो तो आप उनका रिएक्शन देखिए, स्पार्किंग देखिए, बहनों के अंदर, माताओं के अंदर जो उमंग आती है उससे, कि वो आत्मनिर्भर बनने जा रही है। शिवराज सिंह जी की सरकार आत्मनिर्भर बना, भाजपा की सरकार आत्मनिर्भर, प्रधानमंत्री जी। भाई पहले से किसान, आप एक बात समझो जरा मेरी को, 10,000 रुपया किसान कल्याण निधि के आ रहा है, 6,000 माननीय प्रधानमंत्री जी के, 4,000 माननीय मुख्यमंत्री जी के, कितने हो गए? 10,000। और जिस घर में 2 भाई हैं तो 20,000 आ रहे हैं, 2 खाते हैं, 3 भाई हैं तो 30,000 आ रहे हैं, पर हम तो एक मान के चलते हैं। अब बहू है जो लाडली बहना है, 12,000 साल के उसके आए, आ गए। वृद्धावस्था पेंशन मिल रही है सास को या ससुर को, वो 1,000 हो जाएगी, तो 10,000 वो हो गए। जिस दिन मुख्यमंत्री जी उसे बढ़ाएंगे, निवेदन हम सब करेंगे, तो वो हो गए 10,000। 10,000 वो, 10,000 किसान सम्मान निधि की, 12,000 की, 32,000 रुपया कैश आएगा, कैश। गेम चेंजर साबित होगी 100%। यह है मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, संसदीय कार्य मंत्री, गृह मंत्री और एक राजनेता। इन 3 भूमिकाओं में हमारे सभी सवालों के बड़ी बेबाकी से जवाब दिए। साथ ही साथ ये भी कहा कि चुनाव चुनौती तो है, लेकिन जीत हमारी ही होगी। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी।